इनऑर्गेनिक चैप्टर बीएससी क्लास से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु के बारे में। एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल का बायोलॉजिकल लाइफ में किस प्रकार से इसका रोल होता है, इम्पोर्टेंस होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें किस किस टाइप से क्वेश्चन आता है देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश साहू और आपका मेरे यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री में स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्षार तथा क्षारीय मृदा धातु आयनों का जैविक महत्व को समझाइए। तो अब इसमें हम फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप से रिलेटेड आयंस के बारे में ही, मेटल्स आयंस है ये, इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। और मेनली जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होता है वो आपका ये 4 जो आयंस देख रहे हैं, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन, ये 4 आयंस का ज़्यादातर इम्पोर्टेंस होता है बायोलॉजिकल सेल में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके बारे में देखते हैं ये किस प्रकार से बायोलॉजिकल रोल प्ले करता है। तो इसमें हम देखेंगे इन धातु आयनों की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता कोशिका में उपस्थित ऋण आवेशित कार्बनिक बृहत मॉलिक्यूल के विद्युत आवेश को बैलेंस करने के लिए होती है। अपने सेल के अंदर बहुत सारे निगेटिव आयंस होते हैं। अब निगेटिव आयंस सेल के लिए हार्मफुल इफेक्ट रहता है, जिस पर ये निगेटिव चार्ज रहता है, उस चार्ज को, निगेटिव चार्ज जो होगा विद्युतीय आवेश, उसको ये बैलेंस करने के लिए, मतलब न्यूट्रल करने का काम करती है कौन? ये सारे जो आयन देख रहे हैं ये सब। ठीक है, इसमें दूसरा हम पॉइंट देखते हैं। तो इन धातु आयनों की उपस्थिति से जो हम देख रहे हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोशिका के अंदर का जो परासरण दाब होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो एकदम से बैलेंस रहता है, मैनेज्ड रहता है, व्यवस्थित रहता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बैलेंस रहेगा तो होगा क्या? कोशिका बढ़िया से शेप में फूली हुई रहेगी, ना तो ये पिचकी हुई होगी, ना तो बहुत ज़्यादा फूली हुई रहेगी, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस है तो। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं ना तो ये टर्गिड कंडीशन में रहेगा, ना ही फ्लैसिड कंडीशन में रहेगा। जब ये दोनों ही मैनेज है, फ्लैसिड और टर्गिड, तो ये सेल नष्ट होने से बच जाएगी, सुरक्षित रहेगी। ठीक है, अगर हम इसमें और पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो इसमें हम देखेंगे क्षार धातु में ये जो पोटेशियम आयन होता है ये कोशिका के अंदर पाया जाता है, और ये जो सोडियम आयन होता है ये कोशिका के बाहर होता है। इसके कारण से सोडियम पोटेशियम पंप इन दोनों आयनों की सांद्रता को नियंत्रित करता है। ये जब सोडियम और पोटेशियम के बारे में हम और डिस्कस करेंगे अलग से, ये पोटेशियम को सेल के अंदर होगा और सोडियम बाहर होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक पंप चलता है जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से मैग्नीशियम और कैल्शियम भी होता है। मैग्नीशियम आयन कोशिका के अंदर पाया जाता है, जबकि जो कैल्शियम आयन होता है वो कोशिका के बाहर पाया जाता है। अच्छा, ये कैल्शियम के बारे में हम और डिस्कस करें तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में Ca3PO4 जो ट्वाइस है कैल्शियम फास्फेट है, ये कैल्शियम फास्फेट के रूप में ये हड्डी बनाता है और दांत बनाता है। ठीक है, टीथ, बोन्स और टीथ का निर्माण कैल्शियम फास्फेट के द्वारा किया जाता है। मतलब ये कैल्शियम ही बोन है, कैल्शियम बोन और टीथ का निर्माण करता है। अच्छा, ये जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम आयन एटीपी के साथ संकुल बनाकर जैविक क्रिया में योगदान देता है। मतलब जैसे एटीपी, जब भी हम एटीपी जो कि पूरा का पूरा एनर्जी है सेल के लिए, ठीक है, ये एटीपी जहाँ पर भी होगा वहाँ पर ये मैग्नीशियम आयन रहता ही है। मैग्नीशियम आयन के बगैर एटीपी कुछ भी नहीं है। मतलब एटीपी को एक्टिवेट करने के लिए, एनर्जी फॉर्म पर लाने के लिए मैग्नीशियम का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें जो क्वेश्चन हम देखे अभी, क्षार और क्षारीय मृदा धातु आयनों का जैविक महत्व, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल, तो इस प्रकार से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सोडियम तथा पोटेशियम के जैविक योगदान का वर्णन कीजिए। अब हम सिर्फ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब ये तो सोडियम आयन और दूसरा है पोटेशियम आयन। सिर्फ ये 2 आयंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब अभी हम 4 आयन के बारे में डिस्कस किए, हम ग्रुप को लिए थे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। तो शरीर को जो सोडियम आयन होता है वो मुख्यतः साल्ट के रूप में मिल जाता है, नमक के रूप में, और जो पोटेशियम होता है, जितने भी हर्ब्स होते हैं शाकाहारी या तो फिर जो नॉनवेज होता है मांसाहारी पदार्थ,
चिकन मीट ये सब में, ये सब से आपको मिल जाएगा। पोटेशियम का अच्छा से स्रोत अगर बोला जाए तो केला, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है जो शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। एक्चुअल में एनर्जी क्या करता है, हाइड्रेट को रिस्टोर करता है, जिसके कारण से एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो इस सोडियम पोटेशियम के जैविकीय योगदान या जैव रसायन को अगर देखें तो हम निम्नानुसार देख सकते हैं, जो नीचे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, मेन सोर्स हम कहाँ देख रहे हैं, सोडियम का मेन सोर्स नमक के रूप में, और पोटेशियम का आपको हर्ब से मिल जाएगा या तो जो मीट है उससे आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है योगदान, तो देखते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट हम देखेंगे कि ये जल योजन तथा परासरण दाब के नियंत्रण में सहायक होता है। जैसे कि परासरण दाब का नियंत्रण आप सबको पता ही होगा, अगर ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो ये किडनी के द्वारा होता है परासरण दाब का रेगुलेशन। ठीक है, कंट्रोल वहीं से होता है। तो ये किडनी पर ये जो सोडियम पोटेशियम आयन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अपना अदा करता है, और जो आयंस होता है उसको बैलेंस करने का काम वहीं पर ये करेगा। तो सोडियम पोटेशियम आयन कोशिका के अंदर तथा बाहर के द्रवों के परासरण दाब को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, अम्ल क्षार साम्य नियंत्रण, तो अम्ल क्षार साम्य नियंत्रण ये किस प्रकार से करता है, सोडियम तथा पोटेशियम आयन दुर्बल अम्लों के साथ क्या बना लेगा, बफर सिस्टम बना लेता है। सोडियम और पोटेशियम स्ट्रांग होता है और बाकी जो कार्बनिक जो एसिड होता है वो वीक एसिड होता है, तो उसके साथ ये क्या कर लेगा, बफर सिस्टम बना लेता है। और बफर सिस्टम बनाकर क्या करता है, ये पीएच को रेगुलेट कर देगा। इस प्रकार से ये अम्ल क्षार साम्य को नियंत्रण कर लेता है, पीएच को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके। अच्छा, ये जब ये ब्लड में अपना पाया जाता है तो उसकी श्यानता को भी, विस्कोसिटी को भी ये क्या कर लेता है, मैनेज करता है, रेगुलेट करता है। ये दोनों आयन रक्त में उपस्थित प्रोटीन के जल योजन की सीमा को नियंत्रित करेगा पहले, फिर उसके बाद ग्लोबुलर प्रोटीन की सांद्रता को मैनेज करता है, उसको ये कंट्रोल करके रखेगा, और इस प्रकार से ये रक्त की श्यानता को क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेता है, रेगुलेट कर लेता है। तो इसमें भी सोडियम और पोटेशियम का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अगर हम एंजाइम के बारे में बात करें, अगर डाइजेस्टिव एंजाइम पाचक द्रव्यों को स्राव करने के लिए ये क्या करेगा, उसको एक्टिव फॉर्म पर लाने का प्रयास करता है। तो रक्त में जो सोडियम क्लोराइड उपस्थित रहता है यह क्षारीय पाचक रस, जैसे कि बाइल जूस हो गया, पित्त रस, और ये अग्नाशयी जूस जो होता है, अग्नाशयी रस, ये सब के स्राव के लिए ये दोनों आयनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ साथ अगर स्टोरेज के बारे में बात करें तो स्टोरेज में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे कि प्रोटीन और ग्लाइकोजन के भंडारण में देखें तो ये सोडियम और पोटेशियम दोनों क्षार धात्विक कोशिका में प्रोटीन और ग्लाइकोजन के भंडारण के लिए आवश्यक होते हैं। उसी प्रकार से सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के सक्रिय परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब किसी पदार्थ को अगर कोशिका के अंदर ले जाना है, जैसे ग्लूकोज को कोशिका के अंदर ले जाना है, तो सोडियम की आवश्यकता पड़ती है। और बाय द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप ये ग्लूकोज को अंदर ले जाएगा और कुछ हार्मफुल जो प्रोडक्ट सेल के अंदर बन गया है उसको ये बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से अगर हम सोडियम और पोटेशियम के बायोलॉजिकल रोल के बारे में देखें तो इस प्रकार से हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस बार हम देखते हैं जिसमें हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें एक पॉइंट सोडियम पोटेशियम पंप, और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देता है सोडियम पोटेशियम पंप पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, टिप्पणी करना है। तो इसको देखते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप पर हम किस प्रकार से टिप्पणी कर सकते हैं, इस पर शॉर्ट नोट कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे प्रत्येक कोशिका की जो बाह्य झिल्ली की मोटाई होती है वो 70 एंगस्ट्रॉन की होती है। 70 एंगस्ट्रॉन की ये झिल्ली की मोटाई पाई जाती है, और यह झिल्ली प्रोटीन से बनी होती है। ये जो झिल्ली होती है किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। ये जो कोशिका की जो झिल्ली होती है वो दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, मतलब कोशिका डबल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी होती है। दोनों झिल्लियों की सतहों के मध्य में लिपिड पाया जाता है।
जब जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उसको अब पता होगा, एक लिक्विड मोज़ेक मॉडल पढ़ते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। ये जो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन का के लिए ही हम पढ़ते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम देखते हैं कि दोनों तरफ क्या होता है, प्रोटीन होता है झिल्ली का और बीच में लिपिड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से सैंडविच स्ट्रक्चर के रूप में भी मानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ते होंगे, वहाँ से ही वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये बाहर में क्या है आपका, ये बाहर में ये आपका प्रोटीन हो गया, ये भी आपका प्रोटीन हो गया, और यहाँ पर बीच में क्या है, लिपिड है, जो कहीं ऐसा निकला हुआ रहता है, बीच बीच में बाहर निकला रहता है, इधर भी बाहर निकला रहता है, और यही एक क्या बन जाता है, गेट बन जाता है सेल के अंदर और बाहर जाने का रास्ता बना देता है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ये धन आयन बिना किसी सुरक्षित आवरण के लिपिड से नहीं गुजर सकता, अतः धन आयन कोशिका झिल्ली को लिपिड विलेय सतह प्रदान करता है। धन आयन मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस, ठीक है। तो इस प्रकार से लिपिड विलेय सतह प्रदान करता है। जैसे मैं अभी बताया कि ये लिपिड होता है, यही सेल से बाहर और अंदर जाने के लिए चैनल प्रदान करता है, और इसके लिए हेल्प चाहिए अपने को धन आयन का, मतलब सोडियम और पोटेशियम का। पोटेशियम तथा सोडियम आयनों की अगर सांद्रता के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये होता है 0.15 मोलर, ठीक है, तथा 0.01 मोलर। ये जो 0.15 मोलर है, हम ये किसका बारे में बात कर रहे हैं, पोटेशियम प्लस के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरा जो 0.1 मोलर है ये है आपका सोडियम प्लस के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी सांद्रता होती है, मतलब दोनों की सांद्रता के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों की सांद्रता अलग अलग होती है। अच्छा, कोशिका के बाहर में, ये सिर्फ हम कोशिका के अंदर देखें, कोशिका के अंदर देख रहे हैं तो जो पोटेशियम का सांद्रता है वो ज़्यादा है किसी की तुलना में, सोडियम की तुलना में। यहाँ पर देख रहे हैं 0.01 है, तो ये 0.1, उससे कहीं देखेंगे तो 100 गुना ज़्यादा है, ठीक है। जबकि कोशिका के बाहर के द्रव्य में देखते हैं तो सोडियम और पोटेशियम आयन की सांद्रता देखेंगे तो ये जस्ट रिवर्स टाइप से हो जाता है। यहाँ पर सोडियम आयन का जो सांद्रता है वो बहुत ज़्यादा होता है, पोटेशियम का बहुत कम है, जो कि 0.004 मोलार की होती है। इस प्रकार हम देखें तो सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस आयनों के बड़े सांद्रण प्रवणता, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए ये सोडियम पोटेशियम पंप की आवश्यकता हो जाती है। इन आयनों के स्थानांतरण के लिए आवश्यक ऊर्जा अपने को कहाँ से मिलेगी, एटीपी से। एटीपी का जल अपघटन होता है और वहाँ से हम ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। एक एटीपी अणु के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा 3 सोडियम आयनों को कोशिका से बाहर करने के लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है। और साथ में जब ये सोडियम आयन 3 सोडियम आयन बाहर होगा तो साथ में 2 पोटेशियम आयन तथा 1 हाइड्रोजन आयन कोशिका के अंदर रखने के लिए पर्याप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, जो प्राप्त ऊर्जा है, अपने को जो ऊर्जा मिलनी है तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है, वो मिलता है अपने को एटीपी से। एक एटीपी का हाइड्रोलाइज होगा, जैसे कि यहाँ पर देखें कि एक एटीपी है, एक एटीपी, ये एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, इसको हम कर देते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये अब चेंज हो जाएगा एडीपी में, और एक आपका इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलीज होता है। और ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी एक एटीपी से जो एनर्जी मिल रहा है, ये एनर्जी, जैसे कि ये आपका सेल है तो यहाँ पर आपका 3 क्या है, सोडियम आयन है अंदर में, और यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर बाहर में आपका क्या है, बाहर में आपका यहाँ पर 2 पोटेशियम है और एक आपका क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। तो इस एनर्जी के बदौलत ये 3 आपका ये सोडियम आयन है, ये 3 सोडियम आयन बाहर हो जाएगा, और 2 पोटेशियम और एक हाइड्रोजन, ये तीनों मिलाकर ये तीनों अंदर चला जाता है। तो एटीपी से जो ऊर्जा निकलती है इतना सफिशिएंट होता है कि इतना प्रक्रिया को ये कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अच्छा, दूसरे पॉइंट में देखते हैं। तो दूसरे पॉइंट में सोडियम पंप द्वारा सोडियम आयन का कोशिका के बाहर सक्रिय बहिर्गमन
तथा पोटेशियम आयनों का सक्रिय कोशिका के अंदर प्रवेश किया जाता है। ये पूरा का पूरा सक्रिय बोला जा रहा है, एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस बोलने का मतलब है कि इस प्रोसेस के दौरान ऊर्जा का यूज हो रहा है। ऊर्जा एनर्जी का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। इस कारण से हम इस प्रोसेस को पूरा का पूरा क्या बोल रहे हैं, एक्टिव प्रोसेस बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा सोडियम आयनों का कोशिका के बाहर जाना और पोटेशियम का कोशिका के अंदर प्रवेश करना, ये पूरा का पूरा एक्टिव प्रोसेस होता है। कोशिका के अंदर ये आयन्स प्रवेश करते हैं और बाहर होते हैं, तो कोशिका के अंदर तथा बाहर सोडियम एवं पोटेशियम के भिन्न कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होने के कारण से अलग अलग अनुपात में कोशिका झिल्ली के दोनों ओर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जो कि तंत्रिका तथा मांसपेशियों की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम का जो मैसेज को ट्रांसफ़र करना होता है वो काम भी इसी के माध्यम से किया जाता है। इसमें अगला पॉइंट देखें तो हम कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं, कोशिका में जो सोडियम आयन ग्लूकोज अणु के साथ ही अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे कि मैं कुछ देर पहले डिस्कस भी कर रहा था कि ग्लूकोज के साथ सोडियम आयन सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब ये ग्लूकोज का अणु जब प्रवेश कर रहा है, सोडियम भी उसके साथ चिपक जाएगा, मतलब सोडियम ही एक्चुअल में ये जिम्मेदार है ग्लूकोज के अणु को ले जाने के लिए। ठीक है, जिससे उच्च सांद्रण की स्थिति निर्मित हो जाती है। ठीक है, इसलिए सोडियम को कोशिका से बाहर करना भी आवश्यक है। तो कोशिका के अंदर अगर हम देखें तो कोशिका के अंदर ग्लूकोज अणुओं के जब मेटाबॉलिज्म के लिए पोटेशियम आयन की आवश्यकता होती है, तो जब कोशिका के अंदर वाले भाग में सोडियम आयन तथा बाहर वाले भाग में पोटेशियम आयन की सांद्रता अधिक हो जाती है, तो एक संरूपण परिवर्तन के द्वारा सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ग्लूकोज के साथ में सोडियम अंदर चला गया, अब पोटेशियम बाहर आ गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोशिका के अंदर ग्लूकोज का जब मेटाबॉलिज्म होगा उस टाइम पे पोटेशियम आयन की आवश्यकता पड़ेगी और पोटेशियम आयन है बाहर में। ठीक है, तो कोशिका के अंदर वाले भाग से आपको सोडियम को बाहर करना पड़ेगा। जैसे कि ये सोडियम है अंदर वाले भाग में और पोटेशियम है बाहर वाले भाग में। अब ये जो आयन है उसकी सांद्रता अलग अलग, मतलब इसकी जो सांद्रता है जहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है वहाँ पर ये ज़्यादा हो गई है। तो अब ये क्या करेगा, एक संरूपण परिवर्तन होगा, जो वहाँ पर जो झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली है, उसमें एक संरूपण परिवर्तन होगा, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होना शुरू हो जाता है। और जैसे कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा वहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट हो जाएगा। अब सोडियम पोटेशियम पंप जब चालू होगा तो जो सोडियम आयन है वो कोशिका के बाहर आ जाएगा और पोटेशियम कोशिका के अंदर चला जाएगा, मतलब जहाँ पर इसको होना चाहिए वहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू जो आयंस होते हैं उसको मैनेज करते हैं। यह पंप पूरा का पूरा रिवर्सिबल होता है। ठीक है, जिस दिशा में चाहिए उस दिशा में ये चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये कोशिका झिल्ली के लिए ये जो पंप चलाने के लिए हम बोले थे अभी कुछ देर पहले कि एटीपी की आवश्यकता होती है, मतलब एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये कोशिका झिल्ली में मैग्नीशियम आयन युक्त एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज। और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज मैग्नीशियम युक्त एंजाइम सोडियम पोटेशियम पंप को सक्रिय करने का काम करता है। सक्रिय किस प्रकार से करेगा, जैसे कि एटीपी है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस करना है, तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए जो एंजाइम है एटीपेज एंजाइम, ये एटीपेज एंजाइम एटीपी को हाइड्रोलाइज कर देगा और एडीपी में चेंज कर देगा। ठीक है, इससे एनर्जी मिलेगा और उसी एनर्जी के थ्रू ये सोडियम पोटेशियम पंप चालू होता है। चलिए देखते हैं सोडियम पोटेशियम पंप कैसे चलता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका जो स्टेप है सोडियम पोटेशियम पंप का, वो स्टेप को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसको पॉइंट वाइज लिखा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, यहाँ पर हम साइड में एक फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर ये साइड में, इस फिगर में भी इसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये क्या है और कैसे इस पंप को चलाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें क्या है, पहला स्टेप, पंप कोशिका के अंदर से एटीपी और फिर 3 सोडियम आयनों को बांधता है। अभी हम कहाँ पर हैं, जो सोडियम है सेल के अंदर है
और इसी सोडियम को सेल के बाहर करना है। वहाँ से चालू हो रहा है यह सोडियम पोटेशियम पंप। तो हम पहले पॉइंट में ही बोल रहे हैं, कोशिका के अंदर से एटीपी और 3 सोडियम आयन को ये पंप जो सिस्टम बनाया गया है किसमें, सेल मेम्ब्रेन में, कोशिका झिल्ली में, वहाँ पर ये जो पंप है 3 सोडियम को और एटीपी को पकड़ेगा, बांध लेगा। जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देखोगे तो ये जो पहला फिगर यहाँ से आप चालू करोगे, ये पहला स्टेप है आपका, ठीक है। ये मैं इसको डाल देता हूँ पहला स्टेप। तो इसमें देख रहे होंगे तो यहाँ पर 1, 2 और ये 3 सोडियम आयन, और यहाँ पर एक पॉइंट आप देख रहे हैं, ये है आपका एटीपी, ठीक है। ये एटीपी हुआ और ये 3 सोडियम आयन हो गया। इसको तो ये 3 सोडियम और एटीपी को ये पंप बांध लिया। उसके बाद एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तो एटीपी हाइड्रोलिसिस के दौरान ये जो पंप होता है उसको फास्फोराइलेट कर देगा, मतलब जो फास्फेट रिलीज होता है उस फास्फेट को ये पंप बाइंड हो जाता है उससे, और एडीपी अलग हो जाएगा, ठीक है। एडीपी अलग होकर वहाँ पर फ्री हो गया, और जो फास्फेट वाला भाग होता है वो कहाँ पर चला गया, इस पंप पर चिपक गया, ठीक है। इस पंप में देखेंगे आप तो ये वाला जो दूसरा वाला पॉइंट हो जाएगा, ये आपका दूसरा, ठीक है। पिक्चर में देखते हैं तो पिक्चर में ये जो दूसरा पॉइंट है, इस दूसरा पॉइंट में देखते हैं तो ये 3 सोडियम तो बंधा ही है, ठीक है। साथ में जो यहाँ पर एटीपी पहला वाला में देखो, पहला स्टेप में देखते हैं तो यहाँ पर एटीपी रिलीज था, और दूसरा वाला स्टेप में देखते हैं तो दूसरा वाला स्टेप में यहाँ पर देखिए तो ये फास्फोरिलेटेड हो गया, मतलब जो फास्फेट भाग है वो अब पंप से चिपक गया है, ठीक है। अगर मैं इसको अलग से बनाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से बना सकता हूँ। पहले हम किस बारे में बात किए, जैसे कि ये आपका पंप है, ये आपका कुछ इस प्रकार से पंप बना हुआ है, ठीक है, जो पिक्चर में देख रहे हैं। अब इसमें 3 सोडियम बंधा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखें 1, 2 और ये 3 सोडियम है, और साथ में आपका एक और क्या लगा हुआ है, एटीपी, जो यहाँ पर फ्री कंडीशन में है। जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो हाइड्रोलिसिस होगा तो ये जो एटीपी है हाइड्रोलिसिस के दौरान एडीपी में चेंज होगा, और यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज हो जाता है। ये इनऑर्गेनिक फास्फेट अब क्या करेगा, यहाँ पर क्या हो जाता है, अच्छा ये तो यहाँ पर ये पंप है आपका, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इस पंप में जाकर ये जो फास्फोरिलेटेड भाग है, ये फास्फोरिलेटेड भाग या फास्फेट इससे जाकर चिपक जाएगा। और इसमें पहले से आपका क्या चिपका हुआ है, इसमें पहले से आपका सोडियम लगा हुआ है, बंधा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहला स्टेप, ये आपका पहला और ये आपका दूसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप में देखते हैं तो तीसरा स्टेप में इन्वर्जन हो जाता है, इवर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर पंप में एक संरूपणात्मक परिवर्तन होगा, कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाएगा, जिससे उसकी संरचना चेंज हो जाएगी, और इस प्रक्रिया को हम इवर्जन कहते हैं। जैसे कि आप ये वाला तीसरा वाला स्टेप में देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये तीसरा वाला स्टेप यहाँ पर हम देखते हैं तो इसमें देख रहे हैं, ये जो तीसरा वाला स्टेप में हम जा रहे हैं तो इवर्जन होता है, जिससे इसका जो चेहरा है, कहा जाए फेस है, वो उल्टा हो जाता है। जैसे कि आप सेकंड स्टेप में देखते हैं, ये सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप वाला ये वाला देखते हैं, और ये तीसरा में तो यहाँ पर देखेंगे चेहरा इसका चेंज हो गया है, जो सामने था वो पीछे हो गया। यही प्रक्रिया यहाँ पर इवर्जन कहलाती है, ठीक है। अब जब ये इवर्जन हुआ तो इवर्जन होता है तो क्या होता है, जो सोडियम अंदर की तरफ था वो सोडियम अब सेल के बाहर की तरफ हो गया है, इसका चेहरा पंप का, इसलिए सोडियम बाहर चला जाता है, ठीक है। साथ में अब क्या करेगा, जब ये पंप सोडियम आयन को मुक्त कर देता है, क्योंकि जो फास्फोरिलेटेड कंडीशन अवस्था में होता है तो उनके प्रति इसकी आकर्षण शक्ति कम हो जाती है। जैसे हम सेकंड स्टेप में फास्फोरिलेट किए हैं, फास्फोरस जुड़ा हुआ है, तो सोडियम के बांधने की क्षमता इस पंप के पास कम हो जाती है। जैसे ही इसका इवर्जन होता है, सोडियम वहाँ पर झटका के साथ निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब सोडियम बाहर हुआ और पंप का मुँह अब देख रहे हैं आप, तो इसका मुँह भी फेस कहाँ है, बाहर की तरफ है। पंप कोशिका के बाहर से 2 पोटेशियम आयन को बांध लेता है।
ऐसे कंडीशन में यहाँ पर इसको अब डीफास्फोरिलेट होना पड़ेगा, तब ये पोटेशियम को अच्छा से बांध सकता है। तो पंप को डीफास्फोरिलेट भी करना पड़ता है, यहाँ पर डीफास्फोराइलेशन हो जाता है और पोटेशियम आयन को कोशिका के अंदर लाकर ये छोड़ देता है। ठीक है, पंप अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है, मतलब फिर से इसका इवर्जन होगा, चेहरा इसका अंदर की तरफ हो जाएगा और प्रक्रिया फिर से पहले स्टेप पर पहुंच जाती है, मतलब फिर से वही प्रक्रिया पर आ जाती है। जिसमें ये चित्र की तरफ चलते हैं तो चित्र में देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया है, सोडियम अलग हुआ। यहाँ पर देखते हैं तो ये चेहरा बाहर की तरफ है, सेल से बाहर आ गया है, सेल से बाहर आ गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखो ये फास्फोरिलेट कंडीशन में है अभी भी। ये क्या करेगा, अगला स्टेप में पोटेशियम को बांध लेगा। पोटेशियम यहाँ पर संख्या में 2 होता है, सोडियम 3 होता है। ठीक है, ये फास्फोरिलेट है अभी भी। तो इस फास्फोरस को अपने को बाहर निकालना है, इसलिए यहाँ पर इसको हम क्या करते, देखिए यहाँ पर बाहर निकल चुका है, डीफास्फोरिलाइजेशन किए तो सिर्फ 2 पोटेशियम आयन है यहाँ पर। फिर से इसका इवर्जन हुआ और इवर्जन के थ्रू ये अंदर की तरफ हो गया, इसका फेस अंदर की तरफ जाता है तो फिर से यहाँ पर पोटेशियम को रिलीज कर देगा और पोटेशियम को रिलीज करके ये पहले वाले कंडीशन में फिर से पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से सोडियम पोटेशियम पंप का जो चक्र होता है वो पूर्ण होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियरली समझ में आया होगा। अगर कहीं पर डाउट होगा तो वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, पीछे जाकर देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई समस्या होती है समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का प्रॉपर आंसर करूँगा। चलिए 2 क्वेश्चन और है, इसको हम फटाफट देख लेते हैं। वीडियो मेरे को लग रहा है लंबा हो गया है, फिर भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है छोटा छोटा है, इसको कवर कर ही लेते हैं फटाफट। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूं मैं और देखते हैं इसको। तो कैल्शियम आयन के जैविक महत्व को समझाना है। अब सिर्फ कैल्शियम के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो हम कंबाइनली सबको पकड़े थे, फिर सोडियम पोटेशियम को पकड़े, फिर सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में गए। अब हम कैल्शियम आयन के बारे में देखते हैं, फिर मैग्नीशियम आयन के बारे में देखेंगे। तो कैल्शियम आयन का जो मेन जो कंस्ट्रक्शन यूनिट होता है, और ये क्या बनाता है, हड्डी बनाता है और दांत बनाता है, और जो समुद्री जीव होता है या जलीय जीव जंतु होता है उसका खोल का निर्माण करता है, सेल का। ठीक है, जैसे कि अगर देखेंगे टर्टल में, कछुआ में, तो उसमें भी सेल बना होता है। सीप या घोंघी जिसको बोलते हैं, स्नेल बोलते हैं, उसमें भी जो कवच बना होता है वो कैल्शियम का ही बना होता है। ठीक है, ये कठोर भाग होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है और अविलेय कार्बोनेट तथा फास्फेट के रूप में ये पाई जाती है। जैसे कि नीचे टेबल पर अगर देखें तो जैसे कि पहला खनिज हम देखें कैल्साइट। कैल्साइट में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका फार्मूला होता है। ये मुख्यतः जीव में पाया जाता है। जैसे जीव के बारे में बात करें तो पक्षी में पाया जाता है। और पक्षी में कहाँ पर होता है, तो उसका जो अंडा का कवच होता है, ठीक है, जो सफ़ेद सफ़ेद देखते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, अगर हम दूसरा कैल्शियम खनिज बात करें आर्गोनाइट, आर्गोनाइड भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। थोड़ा सा इसका सेल का जो बाइंडिंग पावर होता है मतलब कैल्शियम का वो अलग होगा बस। ये मोलस्क का जंतु जैसे कि मैं बताया था समुद्री जीव। ठीक है, तो उसमें भी कवच के रूप में जैसे कि स्नेल, घोंघी जिसको बोलते हैं, सीप बोलते हैं, उसका जो कवच होता है वो आर्गोनाइट जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका बना होता है। अच्छा, तीसरा टाइप का अगर देखें तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, जिसमें ये कैल्शियम फास्फेट के रूप में होता है, जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होता है। और ये सभी कशेरुक प्राणी में पाया जाता है, साथ साथ मनुष्य में भी। और ये होता है हड्डी। ठीक है, हड्डी और दांत। तो इस प्रकार से हम इसको कैल्शियम के बारे में हम एक तो कवच के रूप में बताएं। अब दूसरा देखते हैं, ये कंस्ट्रक्टिव यूनिट हुआ। अब नॉन कंस्ट्रक्टिव यूनिट में अगर देखें कैल्शियम आयन का जो असंरचनात्मक भूमिका है, तो इसमें कैल्शियम आयन हार्मोन से संबंधित बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, जो संदेश वाहक होता है, जिसको हम सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम आयन हार्मोन से संबंधित संदेश वाहक का कार्य करता है। ये नाड़ी संकेत तथा मांसपेशी के जो कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, शिथिलन का कार्य होता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदार होता है। कैल्शियम की कमी से आपका मांसपेशी भी बराबर से काम नहीं करता है, हड्डी भी कमज़ोर होता है, ये सब जानते ही हैं, तो उसी के बारे में लिखना है यहाँ पर। कैल्शियम आयन रक्त के स्कंदन के लिए, जो ब्लड कोएगुलेशन होता है उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बगैर रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता है। और प्रोटीन के संरचना को स्थायित्व प्रदान करने के लिए भी ये सहायक होता है कैल्शियम आयन। शरीर में कैल्शियम भोज्य पदार्थों से प्रवेश करता है अंदर में। मानव रक्त में अगर कैल्शियम की सांद्रता देखा जाए तो 0.0022 से 0.0028 मोल प्रति लीटर के हिसाब से पाई जाती है। लगभग अगर बात करें तो यह 50% कैल्शियम आयन जलीय आयनों के रूप में पाया जाता है। ठीक है,
और यह झिल्ली में पारगम्य होता है। जो कैल्शियम जो सेल मेम्ब्रेन होता है कोशिका झिल्ली, उससे पारगम्य होता है, आसानी से इधर उधर जा सकता है क्योंकि इस पर डबल प्लस चार्ज लगा है। डबल प्लस चार्ज लगने के कारण से उसका साइज छोटा हो जाता है, तो ये पोर में आसानी से अंदर घुस जाता है और आर पार चला जाता है। अच्छा, मांसपेशी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो मांसपेशी में हम अभी कुछ देर पहले बात किए थे कि वहाँ पर संकुचन मांसपेशी के संकुचन में हेल्प करता है। वहाँ पर एक रेशा युक्त एक प्रोटीन है कहा जाए, तो ये नाड़ी स्पंदन द्वारा पहुँचने से प्रारंभ होता है। मांसपेशी में जो संकुचन होता है, ये रेशा युक्त नाड़ी जो होता है उसके द्वारा जो स्पंदन, जो पल्सेशन होता है, या कहा जाए कि एक आवेग है, ठीक है, उस आवेग के में पहुंचने में से ये प्रारंभ होता है। इससे मांसपेशी के जो एसआर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे कैल्शियम आयन मुक्त हो जाता है जैसे ही ये संदेश पहुंचता है। और उससे क्या होगा, कैल्शियम आयन का जो सांद्रता है कुछ ही सेकंड में, मतलब सेकंड के अगर कुछ ही सेकंड नहीं, सेकंड के 1000वें भाग में अगर बात करें तो 100 गुना तक बढ़ जाती है। ये पूरा का पूरा स्टोर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सिर्फ मांसपेशी में एक संकुचन होना है और यह संकुचन एक नाड़ी के द्वारा वहाँ पर पहुँचता है, उसके लिए क्या संदेश, ठीक है। तो ये कुछ ही सेकंड के 1000वें भाग में 100 गुना तक अधिक उसका कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर बढ़ जाएगा। मांसपेशी के शिथिल होने पर कैल्शियम पुनः एसआर द्वारा अवशोषित हो जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और यह प्रक्रिया कैल्शियम पंप कहलाती है। और ये अनेक चक्र द्वारा ये जो प्रक्रिया भी देखे वो पूर्ण होती है। इस प्रकार कैल्शियम आयन का अगर भागीदारी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही साथ एंजाइम तंत्र में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। कैल्शियम आयन की भूमिका रक्त के थक्का जमने के लिए देखे, मांसपेशी में देखे, साथ साथ हृदय का जो नियमित धड़कन है ये भी एक प्रकार से मांसपेशी है। ये सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से हम कैल्शियम के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम मैग्नीशियम आयन के बारे में देख लेते हैं। ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी जो सोडियम पोटेशियम पंप है और जो पहला क्वेश्चन देखे वो 4 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन बनाता है, उसके हिसाब से उसको मैं आंसर को तैयार किया हूँ। मैग्नीशियम आयन की जैविक भूमिका के बारे में आपको लिखना है। तो मैग्नीशियम के आयन के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ पर इसका भूमिका होता है। तो कुछ के बारे में तो आप जानते हो, जैसे कि एटीपी संश्लेषण, ठीक है, वहाँ पर एटीपी के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम स्टार्ट करें कोशिका झिल्ली और दीवार से, तो मैग्नीशियम पौधों की झिल्लियों को स्थिर रखने के लिए सहायक होता है। साथ में डीएनए आरएनए के संश्लेषण, वहाँ पर ये बाइंडिंग करने के लिए, जो स्टेबिलिटी के लिए मैग्नीशियम आयन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। मैग्नीशियम डीएनए और आरएनए को संश्लेषित करने वाले एंजाइम का ये कोफैक्टर होता है, सहकारक होता है। यह न्यूक्लिक एसिड की संरचना को भी स्थिर करता है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या और कुछ बॉन्ड पाया जाता है, वांडर वाल इंटरेक्शन, ये सब के कारण। तो ये मैग्नीशियम वहाँ पर ये मेन रोल प्ले करेगा और उसको स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। साथ में वहाँ पर जो एंजाइम है जैसे कि एटीपेज एंजाइम, तो वहाँ पर ये क्या करता है, कोफैक्टर के रूप में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। एटीपी संश्लेषण, जैसे कि अभी बात किया हूँ, मैग्नीशियम कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। कोशिका की ऊर्जा भंडार जो होता है वो एटीपी संश्लेषण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट संतुलन करना है, बैलेंस करना है, तो मैग्नीशियम शरीर में इलेक्ट्रोलाइट जो आयन का संतुलन करना है, बैलेंस करना है, उसके लिए भी मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। मांसपेशी में संकुचन के को भी नियंत्रित करता है, जैसे कि चिकनी मांसपेशी होते हैं, स्मूथ मसल्स जो होता है उसको आराम देने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर एंजाइमेटिक फंक्शन देखा जाए तो एंजाइमेटिक फंक्शन में मैग्नीशियम उन एंजाइम का सहकारक होता है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, शर्करा और वसा का उत्पादन होता है, वैसे एंजाइम के लिए कोफैक्टर का कार्य करता है। अगर हम हार्मोनल सिक्रेशन के बारे में बात करें तो मैग्नीशियम हार्मोन सिक्रेशन में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। और लास्ट में हम एक और पॉइंट देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण। अब इसके बारे में सबको जानते होंगे। क्लोरोफिल का जो मुख्य घटक होता है वो मैग्नीशियम ही होता है, जो हरे पौधों में पाया जाता है। और यहाँ पर हरे पौधे में प्रकाशीय प्रतिक्रिया होती है जिसको हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, हरा भाग पर होता है। तो पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा
और जो पानी मिलता है या तो ज़मीन से मिले या तो नमी से मिले, ये सब को फिक्स कर देता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है, जिसके लिए हम रिएक्शन हम बहुत सारे वीडियो में से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होता है जिसमें हम देखते हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 H2O, तो यहाँ पर 1 मोल कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा ग्लूकोज और 6 मोल ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पौधे में होता है। यह मैग्नीशियम युक्त पिगमेंट होता है जिसको हम फोटो रिसेप्टर से प्रारंभ करते हैं और इस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैग्नीशियम का आप बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बता सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा का पूरा हम देखें तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, उस पर ही हम पूरा बात किए। इसमें हम 4-5 क्वेश्चन को डिस्कस किए। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा और क्लियरली समझ में आया होगा। कहीं पर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए इस प्रकार से वीडियो और बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।